हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ जो आप लोगों को बहुत मजा देने वाली है। कहानी हमारी डिटेक्टिव गर्ल जेनी और इनोसेंट से सीईओ मिस्टर जू चैन की है। तो गाइज बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, जहाँ हमें सीन दिखाया जाता है मिस्टर लिंग का, जो जेनी के अंकल थे और उसे खुद को फॉलो करने से मना कर रहे थे। इसी के साथ हमें 16 साल बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ जेनी बड़ी हो चुकी है और वो अपने चचा के कर्मात का बदला लेती है। वो सारे के सारे डार्क ट्रांजैक्शंस जो कि मिस्टर लिंग ने कर रखे थे, जेनी उसे एक्सपोज करना चाहती थी। तभी वहाँ अचानक से मिस्टर लिंग एक लड़की के साथ इंटर होता है, जिसकी आहट सुनने के बाद जेनी चुप गई। तभी उसे फील हुआ कि उसके घर में कोई घुस आया है। वो जाकर चेक भी करता है, पर फॉर्चुनेटली जेनी वहाँ से जा चुकी थी। खैर इसके बाद मिस्टर लिंग ने उस लड़की को जाने के लिए कहा, बताया कि मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। अभी उसने देखा कि उसका लैपटॉप तो काफी गर्म हो रहा है, यानी कि अभी अभी ही इसको किसी ने यूज किया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिंग और उसके आदमी जेनी को ढूंढ रहे थे। मजे की बात तो ये है कि जेनी उसके सामने से गुजर के चली गई और वो उसे पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि उसने तो जेनी को सिर्फ बचपन में ही देखा था। यहाँ जेनी उसके सारे काले करतूत लीक कर देती है, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। साथ ही जेनी ने उनको मैसेज किया कि क्यों अंकल, बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है ना, यकीनन आप समझ गए होंगे। अगले सीन में हमें एक नए कैरेक्टर मिस बेला को दिखाया गया, जो जेनी को अपने हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है कि मुझे पता करके बताओ कि उसके कितने सारे अफेयर्स हैं। जेनी जो कि फिलहाल एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करती थी, कहने लगी कि मिस आप फिक्र नहीं करे, आपके हस्बैंड के सारे करतूत मैं आपके सामने ले आऊंगी। बेला को भी उस पर पूरा का पूरा भरोसा होता है, क्योंकि आज तक जेनी को जो भी काम दिया गया वो कभी भी उसमें फेल नहीं हुई। इसीलिए तो डिटेक्टिव एजेंसी के ज्यादा से ज्यादा टास्क हमारी जेनी को मिलते थे। इसके बाद हमें हायुन को दिखाया गया, जो कि जेनी का गैंग पार्टनर था। वो उसे कॉल करके बता रहा था कि हमारा शिकार इस वक्त क्लब में बैठा है, तुम बाकी का प्रोसेस कर सकती हो। यहाँ जेनी उसे अप्रिशिएट करते हुए कहने लगी कि तुम्हारा काम बस यही तक था, आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम जानते तो हो कि इन जैसे अमीरों की करतूतें दुनिया के सामने लेकर आना मेरी सबसे फेवरेट हॉबी है। अगले सीन में हम जेनी को बेला के हस्बैंड मिस्टर माओ के पास देखते हैं, जहां जेनी ने उससे एक गेम लगा रखी थी। जो भी इस गेम को हारेगा उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी। जेनी तो एक बार भी नहीं हारी और बेचारे माओ को ही ड्रंक होना पड़ा। दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड जू चैन को दिखाया गया, जो कि इस क्लब का ओनर होता है। असल में वो भी यहाँ अपने असिस्टेंट के साथ मिस्टर माओ से मिलने के लिए आया था, क्योंकि वो आए रोज क्लब में कोई न कोई तमाशा लगाता रहता है। उधर जेनी जो कि अपने टारगेट को पूरी तरह से ड्रंक कर चुकी थी, अब उससे पूछने लगी कि बताओ तुम्हारे कितने ऐसे अफेयर्स हैं जिसके बारे में तुम्हारी वाइफ को नहीं पता। वो भी मजे मजे से अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम गिनवाता गया, जिसे उसकी वाइफ को दिखाने के लिए हमारी जेनी रिकॉर्ड करती रही। अगली सुबह जब जेनी की आंख खुली तो वो एक अनजान जगह में पड़ी हुई थी। कल रात क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं, बिकॉज वो भी काफी ड्रंक हो चुकी थी। दूसरी तरफ चैन जेनी की पिक्चर्स को देखते हुए कह रहा था कि ये लड़की हमारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। तभी जेनी रूम से बाहर आई, जो इनको अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। इस पर चैन बोला कि डरो नहीं, तुम कल रात हमारे बार में बेहोश हो गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर जरूर है, कल तुमने हमारे क्लब में तोड़फोड़ की थी, जिसका नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा। अब कंपेंसेशन की रकम कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। तो जेनी बोली कि आखिर मैंने ऐसा भी क्या तोड़ दिया था, जरा मुझे बताओ तो सही। तो इस पर असिस्टेंट सीधू से गिनवाने लगा कि कल रात तुमने ड्रंक होकर हमारी कौन सी कीमती चीजें तोड़ दी थी। वो सामान इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था कि जेनी तो उसे 7 जन्मों में भी ना खरीद पाए। यहाँ जेनी कल रात के बारे में सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या था, और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जब मिस्टर माओ एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे ड्रिंक पिलाना चाह रहे थे। तो यहाँ जेनी उसे बचाते हुए इसको मारना पीटना शुरू कर देती है। मिस्टर माओ के लिए तो अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो गया, और जेनी भी अपनी तोड़फोड़ में लगी रही। चैन भी खड़ा उसे ये मार कुटाई करते हुए देख रहा था, इवन के उसने सिद्ध को भी इसे रोकने से मना किया, बिकॉज इससे पहले उसने इतनी ब्रेव लड़की जो देखी नहीं थी। जेनी भी उसके पास जाते हुए कहने लगी कि ऐसे घूर क्या रहे हो, क्या कभी प्यारी लड़की नहीं देखी तुमने। चैन को तो उसकी बातें सुनते हुए काफी हंसी आ रही थी। सिद्ध बोला कि मिस आपने काफी ज्यादा नुकसान कर दिया। खैर जेनी जो कि पहले से ही ड्रंक थी, वही खड़े खड़े टून हो जाती है और गिरी भी तो मिस्टर चैन के ऊपर। सिद्ध को ये देखकर बड़ी हंसी आने लगी, क्योंकि इससे पहले कोई भी लड़की चैन
चैन के करीब नहीं आ सकी थी या शायद वो आने ही नहीं देता था। आफ्टर दैट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनी खड़े होकर मिस्टर चैन की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो उस पर भी अपना रोब जमाएगी, और उसके पास पहुँचते ही इसने तो मिन्नतें करना शुरू कर दी कि ये रकम बहुत ज्यादा है, क्या प्लीज मेरे लिए कोई कंसेशन नहीं हो सकती। चैन को तो उसकी ये बातें बहुत मजे की लग रही थी। वो आराम से बैठकर सुनता रहा। उधर से सिड बोला कि हाँ, हम तुम्हारे साथ एक कंसेशन कर सकते हैं, और वो ये कि जो तुमने कारपेट गंदा किया था हम वो तुमसे वॉश नहीं करवाएंगे। जेनी को इस बात से काफी गुस्सा आया, और चैन तो अभी भी उसे एक स्माइल के साथ देख रहा था। अब और कुछ नहीं हो सका तो जेनी बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 1 महीने का वक्त देना होगा। ये सुनते साथ ही चैन उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना दे सकता हूँ, लेकिन ये 1 महीना तुम मेरी होगी। मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा। अगले सीन में जेनी मिस्टर माओ से मिलने के लिए गई थी, जो उससे एक डील करना चाहती है। डील ये थी कि मैंने जो तुम्हारे खिलाफ प्रूफ इकट्ठे किए हैं मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे डबल रकम देनी होगी। अब फैसला मिस्टर माओ के हाथ में था कि वो अपनी बीवी के हाथों पिटना चाहता है या फिर डबल रकम देकर खुद को बचाना चाहेगा। जाहिर सी बात है कि उसने अपनी जान बचाने का रास्ता ही चुना, पर काट देते हुए उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ये रकम काफी ज्यादा थी। तभी मिस्टर माओ एक और डील कर लेता है। कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहने लगा कि मेरी वाइफ अक्सर इन जगहों पर जाती रहती है, तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर वो वहाँ क्यों जाती है। इस तरह दोनों के बीच में फेयर डील हुई, जिस पर दोनों ही राजी हो गए थे। आफ्टर दैट जेनी अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए उस जगह पर चली गई थी जहाँ वो मिस बेला का पता लगा सके। अंदर जाने के लिए टिकट भी ले ली थी, मगर उसने देखा कि बेला तो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। तभी एक लड़की ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, जो असल में उसे कोई और समझ रही थी। जेनी दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर मैं बेला का पता लगाना चाहती हूँ तो फिर मुझे चुपचाप से इस लड़की के साथ चले जाना चाहिए। इस तरह वो उसके साथ चल पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की ने जेनी का काफी अच्छे से मेकअप कर दिया था, उसे एक प्यारी सी ड्रेस भी दी। यहाँ पर एक नए कैरेक्टर लिन की एंट्री होती है, जो कि चैन की कजन थी। वो इसे देखते साथ ही कहने लगी, तुम्हें किसने कहा मेरी ड्रेस पहनने को? अभी के अभी उतारो इसे, ये मेरे कजन ने मेरे लिए ली थी। जेनी को तो कुछ समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। तभी एंट्री होती है चैन की, जो इस खूबसूरत सी लड़की को देखते ही साथ इस पर फ्लैट हो गया। यहाँ लिन तो इसके साथ लड़ने झगड़ने में लगी हुई थी। इसे अपनी ड्रेस उतारने को कहती है, जिस पर चैन बोला कि क्या शोर मचा कर रखा है। इस पर लिन उससे भी जेनी की शिकायत लगाने लगी कि देखो, जो ड्रेस तुमने मुझे लेकर दी थी वो इसने पहन ली है, पता नहीं ये कौन है और कहां से आ गई। पर चैन की नजरें तो जेनी की तरफ से हट ही नहीं रही थी। कहने लगा कि इस लड़की को यहाँ पर मैंने बुलाया और ये ड्रेस पहनने की इजाजत भी इसको मैंने दी। यहाँ तो हमारी जेनी भी हैरान हो गई कि पता नहीं ये लड़का मेरी हेल्प क्यों करना चाह रहा है। इवन के चैन ने उसे ये भी कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। जेनी भी फ्लो फ्लो में उसके साथ चल पड़ी। लिन को तो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो दिल ही दिल में चैन को लाइक करती थी। वेल, इन दोनों को एक साथ आता हुआ देखकर यहाँ बैठे हुए सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली मिस बेला, बिकॉज इससे पहले चैन को किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। और दूसरी बात ये कि ये डिटेक्टिव गर्ल यहाँ पर क्या कर रही है, ये बेला के लिए काफी हैरानी वाली बात थी। खैर, यहाँ पर एक लैंड की सेलिंग होने वाली थी, जिस पर बोली लगाने के लिए ही ये लोग इकट्ठे हुए थे। लैंड को देखते साथ ही चैन को अपना बचपन याद आया, जहाँ वो अपनी मॉम को पुकार रहा था और वहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी। शायद ही उसने अपनी मॉम को इस आग में खो दिया था, इसीलिए तो वो इतना ज्यादा सैड भी हो जाता है। जबकि इस जगह से जेनी की भी यादें जुड़ी थी, उसकी भी आंखों में आंसू आने लगे। फ्लैशबैक से हम उसके बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग उसे गद्दार की बेटी कह रहे थे। सबको लग रहा था कि यहाँ जो आग लगी थी वो जेनी के पापा ने लगाई थी, और वो भी जानबूझकर। जेनी भी उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी, इवन के वो अपना सर भी नहीं उठा पा रही। इधर चैन ने इस लैंड को खरीदने के लिए डबल रकम बोल दी, हालांकि वो इतनी कीमती भी नहीं थी। जेनी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हुई, और उसके अलावा तो इतना बेवकूफ और कोई भी नहीं था जो इस जगह पर इतनी बड़ी रकम लगाता। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें चैन को दिखाया गया जो कि ड्रिंक करते हुए जेनी के बारे में सोच रहा था। फ्लैशबैक के सीन से हमें पता चला कि जेनी ने इसे कहा था कि इस लैंड को मैं खरीदना चाहती हूँ क्योंकि इससे मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं। जब चैन ने उससे पूछा कि कैसी यादें, तो वो बोली कि उस जगह में जो आग लगी थी मैंने उसमें अपने कुछ प्यारों को खो दिया था। प्रेजेंट में चैन ने सिद को कहा कि मुझे उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। दूसरी तरफ हयुन जेनी से कह रहा था कि तुमने तो मिस्टर चैन को मना कर दिया था ना कि तुम उनके साथ नहीं रहोगी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपना फैसला बदल दिया। यहाँ जेनी ने बताया क्योंकि मिस्टर चैन ने वुडो प्लाजा खरीद लिया है जिसे मैं खरीदना चाहती थी, इसीलिए मुझे उसके साथ काम करना होगा ताकि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो। तो हयुन बोला कि आप बस कर दो, उस इंसिडेंट को तो 16 साल गुजर चुके हैं, भला अब तुम्हें क्या फायदा उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का। तो जेनी बोली कि कम से कम मैं अपने डैडी का नाम तो क्लियर कर सकती हूँ ना कि वहाँ जो आग लगाई थी वो मेरे डैडी ने नहीं लगाई थी। साथ ही साथ वो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचती है जब उसके डैड की डेथ हो चुकी थी, पर मरने से पहले उन्होंने अपनी बेटी के लिए केक ऑर्डर करवाया था। जेनी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरे डैड कभी भी इतने सारे मासूम लोगों की जान नहीं ले सकते, जरूर किसी ने उनके साथ धोखेबाजी की है। वो केक जेनी से नहीं खाया जा रहा था, तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जिसने यहाँ पर लगी हुई आग में अपनी मॉम को खो दिया था। जेनी वो केक उसे दे देती है क्योंकि वो भी अपने डैड को खो चुकी थी, उससे ज्यादा बेहतर उसका गम और कोई भी नहीं समझ सकता। इधर प्रेजेंट में जेनी चैन के लिए वैसा सेम केक लेकर आई थी जो चैन को तो देखकर काफी जाना पहचाना लगा। वो इसे केक की तारीफें करके बता रही थी कि ये कितना टेस्टी है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर करवाया क्योंकि मैं अब तुम्हारी एम्प्लॉय बन चुकी हूँ। चैन उसकी बातें सुनने के बाद बोला, तो मतलब कि 1 महीने के लिए मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम वो करने को तैयार हो। जेनी ने उसे हाँ कर दी। चैन बताना शुरू कर देता है कि मुझे खाने पीने में और पहनने में क्या कुछ पसंद है, जिसे जेनी नोट करती रही। फिलहाल के लिए तो मेरी एक मीटिंग है जिसमें तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तभी जेनी को रियलाइज हुआ कि ये सब तो मुझे वो चीजें बता रहा है जो इसे अपनी गर्लफ्रेंड को बतानी चाहिए थी। कहने लगी, ओ मिस्टर, मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ, समझे तुम। जहाँ जेनी को गुस्सा आ रहा था वहाँ चैन तो सिर्फ उसे स्माइल करते हुए देखता रहा। इसके बाद हम जेनी को ड्राइव करते हुए देखते हैं जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने मिस्टर चैन के असिस्टेंट बनने को ठुकरा दिया था और अब वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ गई। लेकिन जब वो मिस्टर चैन के लिए कार का डोर ओपन करती है तो हमें पता चला कि वो इस जॉब को नहीं ठुकरा सकी। आखिर इसके पीछे भी तो उसका मकसद था। चैन बोला कि ये कार कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, आइंदा के लिए तुम मेरी कार का यूज करना। जिसे सुनकर जेनी को तो बड़ा गुस्सा आया, पर क्या करती, खुद पर कंट्रोल करना पड़ा। जिस मीटिंग के बारे में चैन बता रहा था वो उसके अपने अंकल से ही थी जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यहाँ अंकल उसे कहते हैं कि तुमने तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया, जैसे मैं तुम्हारे लिए पराया हो गया हूँ। देखो ये अच्छी बात तो नहीं, इस तरह तो तुम लोगों को वीक लगोगे और बिजनेस वार भी तुम पर आसानी से कर पाएंगे। चैन बोला कि अब मैं छोटा बच्चा तो नहीं, कौन मुझ पर वार कर रहा है और कौन नहीं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ और खुद को बचा भी सकता हूँ। इसके बाद बातों ही बातों में अंकल ने उसे शादी की बात की कि कब तक सिंगल रहोगे, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जेनी सोचने लगी कि ओ अच्छा, तो यहाँ पर अरेंज मैरिज की बात हो रही है, यानी कि इसके पास ऐसी कोई भी लड़की नहीं जिसे ये लाइक करता हो। चैन ने उनको मना कर दिया कि फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता, जिस पर अंकल बोले कि तुम्हारी उम्र गुजर रही है, कुछ तो ख्याल करो। इस बात से जेनी को हंसी आने लगी तो अंकल ने अपनी बेटी लिन की ऑफर रख दी कि अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। चैन काफी कॉन्फिडेंट होकर बोला कि आपके कहने पर मैं लिन से शादी तो कर लूंगा, लेकिन कभी भी उसे प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये कहते साथ ही उठकर वहाँ से जाने लगा, मगर उसकी इस बात से अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इवन कि वो अपना चाय से भरा हुआ कप उठाकर चैन को मारने ही वाले थे, जिसे पहले ही जेनी ने पकड़ लिया। तभी जेनी को याद आया कि मुझे इनके सामने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखानी चाहिए थी, वरना ये लोग समझ जाएंगे कि मैं डिटेक्टिव गर्ल हूँ। एक्टिंग करते हुए बोली कि मिस्टर मुझे माफ कर दे, ये कप गलती से मेरे हाथों में आ गया। चैन उसको बीच में ही रोकते हुए कहने लगा कि क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी इनसे माफी मांगने की, फौरन से बाहर जाकर मेरा वेट करो। यहाँ तो अंकल ने हद कर दी थी, पर उनका असल मकसद लिन और चैन की शादी करवाना था, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हयुन जेनी के हाथ पर मरहम लगा रहा था, साथ ही साथ उसे डांटता भी है कि मैंने तुम्हें मना किया था मिस्टर चैन के असिस्टेंट बनने से, पर तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। जिस पर जेनी बोली कि वो जितना मर्जी खड़ूस हो, तुम्हें पता तो है ना कि मैं भी कुछ कम तो नहीं, अब देखना कि
कि मैं उसके साथ करती क्या हूँ। ये बात तो हयुन भी बहुत अच्छे से जानता था कि जेनी से पंगा लेना मतलब अपने लिए एक नई मुसीबत ढूंढ लेना। खैर उसे कहने लगा कि अब जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें पता है ना कि हमारी डिटेक्टिव एजेंसी में तुम्हारे अलावा और कोई भी ऐसा नहीं जिसे बड़े टास्क दिए जाए। इसके बाद दोनों आपस में मस्ती मजाक करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो बच्चे आपस में खेल रहे हो। वही चैन भी जेनी के हाथ के लिए मरहम लाने वाला था, पर इन दोनों को ऐसे हंसते खेलते हुए देखकर शायद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज जेनी वो पहली लड़की है जिसके लिए वो फील करने लगा था, मगर अब उसे लगता है कि शायद उसकी लाइफ में पहले से ही कोई और है। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जेनी अपने प्लान के अकॉर्डिंग सुबह सुबह ही मिस्टर चैन को जगा देती है। उसकी यह अजीबोगरीब सी ड्रेसिंग देखकर जेनी उसे सवाल किया कि ये क्या बनी हुई हो, जिस पर जेनी बोली कि तुमने ही तो मुझे अपने खाने पीने की रूटीन बताई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ड्रेसिंग करके अच्छे से तुम्हारी नैनी ही बन जाती हूँ। चलो अब जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाओ, अच्छे से बुर्श कर लेना, तब तक मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया होगा। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो जेनी ने अच्छे से टेबल को सजा दिया था, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग बनाया था जो चैन ने इसे लिस्ट दी थी। अब जब जेनी ने उसे सुबह सुबह उठाकर इरिटेट किया है तो बदला चैन को भी तो लेना ही था। वो किसी भी चीज की तारीफ नहीं करता, बल्कि हर चीज में अलग अलग से नुक्स निकालता गया। इस बार तो जेनी भी उसे झेलने के लिए रेडी बैठी थी। जब चैन बोला कि तुमने बिल्कुल भी अच्छी चाय नहीं बनाई तो वो काफी सारे कप इसके सामने लाकर रख देती है, कहने लगी कि तुम्हें जो भी चाय अच्छी लगे वो वाली ले लो। यहाँ तो वो स्पीचलेस हो गया, पर इसके बाद उसने बहाना लगाया कि ये बाउल कितना गर्म है, मैं इसे खाऊंगा कैसे। इसका इलाज भी जेनी के पास बहुत अच्छे से था, वो उसके पास जाकर उसे ठंडा करते हुए अपने हाथों से खिलाने लगी। ये सीन हमारे लिए तो बहुत रोमांटिक था, मगर मिस्टर चैन के लिए बहुत ज्यादा टची, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसका इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा। कुछ देर के लिए तो वो जेनी को देखते देखते खो गया था, फिर उसके हाथ से बाउल लेते हुए कहने लगा कि तुम्हारा आज का काम क्लब में होगा। जेनी बोली ठीक है, मैं क्लब भी चली जाती हूँ, पर वो काफी खुश भी थी क्योंकि शायद वो मिस्टर चैन का दिल ही तो जीतना चाह रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें जेनी को क्लब में आते हुए दिखाया गया, काफी अच्छे से तैयार हो गई थी, बिकॉज उसे लग रहा था कि उसके जिम्मे कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई होगी। तभी एक वेटर जेनी से टकरा देता है, जिस पर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर देती है। और दूसरे वेटर ने तो हद ही कर दी, जेनी को देखकर कहने लगा कि तुम यहाँ नई आई हो क्या, प्लीज जरा ये सामान लेकर रूम नंबर 208 तक पहुँचा दो। जेनी सोचने लगी कि हुलिये से क्या मैं इसे यहाँ की वेटर लग रही हूँ, पर खैर थी तो वो चैन की एम्प्लॉय ही, इसलिए मना नहीं कर पाई। इसके बाद हम उसी वेटर को देखते हैं जिसने सिद को कॉल करके बताया कि जैसे जैसे मुझे आपने करने को कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है। सिद ने ये बात चैन को भी बताई कि जेनी को मिस्टर माओ के रूम में भेज दिया गया है, जिस पर वो बोला कि अब देखा जाएगा कि इस बार वो मिस्टर माओ से कैसे डील करती है। असल में मिस्टर माओ ने गुंडागर्दी मचा रखी थी, वो बार में खा पी लेने के बाद अपना बिल पे करके नहीं जाता था। यहाँ मिस्टर माओ जो कि एक लड़की को जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहा होता है, जेनी उसे देखकर ये सारा सीन रिकॉर्ड करती है। जब मिस्टर माओ ने उसे देखा तो कहने लगा कि तुम फिर यहाँ आ गई हो मुझसे पैसे वसूल करने के लिए, जिस पर जेनी बोली कि माफ करना मिस्टर, पता नहीं तुम्हारे प्यारे लोगों को तुमसे क्या मसला है जो हर बार मुझे ही तुम्हारे पीछे भेज देते हैं, और मेरा तो फर्ज है अपने टास्क को पूरा करना। खैर तुम्हें जितनी भी ड्रिंक करनी है करो, लेकिन खबरदार किसी और को फोर्स किया तो, क्योंकि अब तो जेनी के पास दोबारा प्रूफ आ गया था मिस्टर माओ के खिलाफ, इसलिए वो भी इसे कुछ नहीं कह पाया। फिर जेनी ने चुटकी बजाकर उसके लिए काफी सारी ड्रिंक ऑर्डर करवा दी और जाते जाते कहने लगी कि इसके पैसे भी इसके बिल में शामिल कर देना। जिस तरह एक ही बार में वो मिस्टर माओ को लाइन पर ले आई, ये देखकर तो सभी खड़े वेटर्स उसके लिए क्लैपिंग करने लगे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम जेनी को क्लब आते हुए देखते हैं, जहां सभी वेटर्स उसके इस्तकबाल में ऐसे खड़े थे जैसे वो ही यहाँ की ऑनर हो। तभी वो उससे पूछती है कि मैंने जिन जिन को बुलाने के लिए कहा था क्या वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, जिस पर वो बोले कि जी वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब वो लोग थे जो कि वुडो प्लाजा में काम करते थे और जेनी इन सब से इन्वेस्टिगेशन करके अपने डैड का नाम क्लियर करना चाहती
चाहती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी उसे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, क्योंकि कोई आग लगने से पहले ही जॉब को छोड़कर जा चुका था, तो कोई आग लगने के बाद ही जॉब में अपेयर हुआ था। जब जेनी को किसी से भी कोई राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो काफी ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि इस तरह तो वो कभी भी अपने डैड का नाम क्लियर नहीं कर पाएगी। थोड़ी ही देर में यहाँ जूचेन आ जाता है उसे लेने के लिए, मगर जेनी काफी ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मौज मस्ती में लगी रही। चैन उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि अभी के अभी मेरे साथ चलो, जिसके लिए जेनी बोली कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। अब चैन ऐसे थोड़ी ना जाने वाला था, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि तुम चलती हो मेरे साथ या फिर तुम्हें उठाकर ले जाऊं। अगर देखा जाए तो उसका जबरदस्ती करना बनता भी तो नहीं। जेनी बोली ऐसे कैसे, तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करते रहते हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तुम जाओ प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए एंजॉय करना है, मैं खुद ही आ जाऊंगी। चैन बोला कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, तमाशा मत बनाओ और मेरे साथ चलो। फिर जब वो ऐसे नहीं मानती उसके साथ जाने के लिए, तो चैन उसे उठा कर ले जाने लगा और वहाँ बैठे हुए सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग करते हैं। शायद यहाँ जेनी उसे कहने लगी कि तुम इन लोगों की परवाह नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। उसकी इस बात ने हमारे चैन को हैरान कर दिया। वो फौरन से रुककर अपने बचपन के बारे में सोचने लगा, जहाँ उसे एक लड़की ने सेम यही बात कही थी। वो भी कोई और नहीं बल्कि जेनी ही थी, यानी कि चैन और जेनी दोनों ही बचपन के बिछड़े हुए दोस्त हैं। खैर यहाँ जब चैन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, थोड़ी देर के लिए तो जेनी भी स्पीचलेस हो गई, लेकिन बाद में वो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। चैन उसे नीचे उतारने ही लगा था, मगर अब जेनी नहीं उतरना चाह रही, उसे हक कर देती है कि प्लीज मुझे नीचे मत उतारना। उसका ये एक्ट चैन को काफी क्यूट लगा। वैसे भी वो उसके प्यार के जाल में तो फंस चुका था, बस बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। फिर उसे उठाकर घर लेकर आता है, जहाँ जेनी अभी भी ड्रिंक करना चाह रही थी और चैन उसे रोकने लगा कि बस कर दो, तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी, काफी रात हो चुकी है, जाकर सो जाओ। तो जेनी बोली कि तुम चाहते क्या हो, तुम फिर से मुझे कंट्रोल करने लगे, तुम मुझे क्लब से भी ले आए हो। चैन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जाने ही लगा था, पर जेनी उसको पकड़ते हुए बोली कि सच सच बताओ, तुम मुझे लाइक करते हो क्या? और अगर करते भी हो तो इसमें छुपाने वाली क्या बात? वैसे भी दुनिया में हजारों लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, भला मैं किसी को रोक सकती हूँ क्या? इसलिए मैं तुम्हें भी मुझे लाइक करने की इजाजत देती हूँ। बेचारा चैन तो खामोशी से खड़ा सिर्फ उसकी ये ऑल फॉल बातें सुनता रहा। इसी दौरान जेनी उसे किस करने लगी। आफ्टर ऑल वो ड्रंक थी, फिलहाल तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है, मगर चैन तो अपने पूरे होशो हवास में था। वो भी उसे किस करने लगा, क्योंकि उसे एक बात तो क्लियर हो चुकी कि जेनी और हयुन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ से इन दोनों का लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। इवन कि अब जेनी उसे जान छुड़ाना भी चाह रही थी, ये कह करके तुम्हें जाना चाहिए, मगर अब चैन नहीं जाने वाला। कहने लगा कि स्टार्ट तुमने किया था और खत्म मैं ही करूँगा। साथ ही उसे नॉन स्टॉप किसिस करता रहा। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ जेनी उठते ही सोचने लगी कि मैं यहाँ मिस्टर जूचेन के बेड पर क्या कर रही हूँ। तभी उसे कल रात वाले विजन्स आने लगे, जो कुछ इसके और चैन के बीच में हो चुका। लेकिन हम देखते हैं कि ये बात उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि उल्टा वो तो खुश हो रही थी, क्योंकि जहाँ चैन उसे दिल ही दिल में चाहने लगा था, वहाँ जेनी की भी सेम फीलिंग्स थी, मगर दोनों ही एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब ड्रंक होकर ही सही, मगर जो होना चाहिए था वही हुआ। इस बात से जेनी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। कुछ देर के लिए तो उसका यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन खैर वो अपनी खुशी पर कंट्रोल करके वहाँ से बाहर आती है मिस्टर जूचेन को देखने के लिए। तभी एक सर्वेंट ने बताया कि बॉस तो अपने किसी काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम सबको आपका ख्याल रखने के लिए कहा। फिर शेफ और ड्राइवर से उसकी इंट्रोडक्शन करवाने लगा। बताया कि अगर आपको कुछ खाना है तो ये आपको बना देंगी, और अगर आप शॉपिंग पर जाना चाहती है तो मैं आपके लिए गाड़ी निकलवा देता हूँ। अब ये ट्रीटमेंट कुछ ज्यादा ही स्पेशल था, जिस पर जेनी उनसे पूछने लगी कि क्या मिस्टर चैन सभी लड़कियों का ऐसा ख्याल रखते थे। असल में वो चैन के एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछना चाह रही थी, जिस पर सर्वेंट ने बताया कि आपसे पहले कभी भी कोई लड़की इस घर में दाखिल नहीं हुई। इस बात से तो जेनी और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई कि भला आजकल के दौर में ऐसा कोई लड़का हो सकता है जिसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड ना रही हो। वो ये सब बातें सोच ही रही थी कि दूसरी तरफ हमें हयुन को दिखाया गया, जो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। साथ ही वो जेनी को कॉल करता है और जेनी ने उसकी कॉल आते हुए देखकर सर्वेंट्स को वहाँ से भेज दिया, ये कहकर कि फिलहाल मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आप लोग जा सकते हैं। फिर कॉल रिसीव करने के बाद हयुन ने बताया कि हमारी डिटेक्टिव एजेंसी हैक
नाइट हो चुकी, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब और कैसे। ये जेनी के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। कहने लगी कि तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। जेनी के लिए परेशानी की बात ये भी थी कि वो एक डिटेक्टिव गर्ल है जिसके बारे में जू चैन अभी तक नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग डिटेक्टिव एजेंसी पहुँच गए जिसका आज तक पैसा लूटा गया उसे ब्लैकमेल करके। दूसरी तरफ लिन जू चैन के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे तो समझ नहीं आती आखिर वो लड़की है कौन जो तुम्हारे घर में और तुम्हारे क्लब में ऐसे रह रही है जैसे वो वहाँ की मलका हो। चैन तो उसकी बातों को गौर से सुनना भी नहीं चाह रहा और वो इसे पिक्चर्स दिखाने लगी कि देखो ये वो सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमें कंप्लेन की। पता नहीं उस वैसी लड़की ने और कितने सारे कस्टमर्स को ऑफेंड किया होगा, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। चैन तो अभी भी उसकी बातों को मजाक मजाक में ही उड़ा रहा था कि वाओ कितने नाइस शॉट लिए हैं, जबकि लिन तो अभी भी उसके पीछे पड़ी रही कि आपको उसको घर से बाहर निकालना होगा, वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं और मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ चैन कल रात के बारे में सोचने लगा, जो कुछ भी उसके और जेनी के बीच में हुआ उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। कहने लगा कि मैं उसे घर से बाहर नहीं निकालूंगा और ना ही कभी निकाल सकता हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफ का पार्ट बन चुकी। इसके बाद वो अपने सर्वेंट को कॉल करता है उससे पूछने के लिए कि जेनी इस वक्त क्या कर रही है, उसने ब्रेकफास्ट किया या नहीं। सर्वेंट ने बताया कि वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपना सामान पैक करके यहाँ से जा चुकी, जिससे चैन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ। उसे डांटते हुए बोला कि ऐसे कैसे जा सकती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो। फिर वो फौरन से जेनी को ढूंढने के लिए जाता है, जबकि लिन को तो ये सब कुछ देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में हमें उन सभी लोगों को दिखाया गया जो डिटेक्टिव एजेंसी के सामने आकर खड़े हो गए थे क्योंकि वो अपने सारे पैसे वापस लेना चाहते थे। जेनी और हायुन दोनों ही उन लोगों से चुपते रहे क्योंकि जितनी रकम डिटेक्टिव एजेंसी उन लोगों से लूट चुकी ये तो वो दोनों कभी भी वापस ना कर सके। हायुन को देखकर डर भी लग रहा था, कहने लगा कि क्या हमारी डिटेक्टिव एजेंसी खत्म होने वाली है। जेनी बोली कि भला इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला, और वैसे भी हम जानते हैं कि हम दोबारा से अपनी एजेंसी को रिकॉन्साइल कर सकते हैं। खैर ये कुछ हायर कस्टमर्स की प्रोफाइल है जो फ्यूचर में कमबैक करने के लिए हमारी हेल्प करेगी। तुम प्लीज इसको मेरे लिए सेफ जगह पर पहुंचा देना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मैं सामने से जाकर इनका ध्यान बटाती हूँ तब तक तुम पीछे से निकल जाना और ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हें पकड़ ना पाए। हायुन भी उसकी बात पर राजी हो गया। फिर जेनी अपना हुलिया बदल कर उन सबके सामने आती है जो इसे देखते ही सब इसके पीछे भागने लगे। साथ ही साथ उसे कह रहे थे कि तुम हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकती, तुम्हें हमारे सारे पैसे हमें वापस करने होंगे। आखिरकार वो लोग जेनी को पकड़ ही लेते हैं, जबकि जेनी भी यही चाहती थी क्योंकि इस तरह ही तो हायुन को मौका मिलेगा पीछे से भाग जाने का। फिर मौका मिलते ही हायुन वहाँ से चुपके छुपाते हुए चला गया। इवन के सामने से चैन भी आ रहा था मगर वो भी हायुन को नहीं पहचान पाया। दोनों ही एक दूसरे को पहचाने बगैर एक दूसरे के करीब से गुजर गए। वहाँ जेनी जो कि उनके हाथों लगकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, उसके मुंह में जो भी आता है उन सब से बचने के लिए कहती गई कि देखो कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ में सुलह भी हो गया, क्या इतनी सी रकम भी तुम दोनों अपने प्यार की खातिर नहीं दे सकते। जबकि बेला बोली ज्यादा बकवास मत करो, तुमने मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल करके जितने भी पैसे लिए हैं वो उसे वापस करो। मिस्टर माओ भी उसे पैसे देने के लिए कह रहा था, तभी चैन आते हुए बोला कि कितने पैसे हैं मुझे बताओ मैं दे दूंगा। जेनी उसे देखती ही फौरन से उसके पास भागते हुए कहने लगी कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर ही तो किया, अगर तुम मुझसे पैसे ना मांगते तो भला मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी। चैन भी उसकी ये बात सुनकर स्पीचलेस हो जाता है। असल में वो सबके सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे चैन उसका बॉयफ्रेंड हो। इस बात पर तो बेला भी चैन को डांटते हुए कहने लगी कि तुम कितने नालायक इंसान हो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे काम करने पर मजबूर कर रहे थे। चैन को तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है क्योंकि उसे तो कुछ भी खबर नहीं थी। लेकिन जेनी को तो अच्छे से पता था ना। वो चैन का हाथ पकड़ने के बाद कहती है कि 1 2 3 भागो। चैन भी बगैर कुछ सोचे समझे उसके साथ भागने लगा, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा प्यारे मोमेंट्स थे। यहाँ वो ये बात भी जान चुका कि जेनी ही उसकी बचपन वाली दोस्त है जिसे वो खो चुका था, इसीलिए उसने कभी भी किसी और लड़की को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। इसी के साथ हमारी सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।